गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंडरी की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को, यानी कि मानव भूगोल को हम पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले कक्षा में हमने देखा था वातावरणीय निश्चयवाद, रेडजेल के अनुसार और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार उनके कथनों को हमने देखा था, एलन चर्चिल सैंपल के उदाहरणों को हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं उसी पर्यावरणीय निश्चयवाद के पक्ष और विपक्षों को, कि क्या क्या उसके पक्ष है और क्या क्या उसकी आलोचनाएं की गई है। तो देखिए, सर्वप्रथम उसके पक्षों को हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम पक्षों को देखते हैं तो क्या है कि पूर्वी भारत में, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि चावल की कृषि होती है, जूट की कृषि होती है। तो वहाँ पर चावल और जूट की कृषि होती है। पश्चिमी भारत में और उत्तरी भारत में चले जाए तो वहाँ तो जो है आपका गेहूं की कृषि होती है, गन्ने की कृषि होती है। और आप पश्चिमी शुष्क राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ बाजरे की कृषि, ज्वार की कृषि होती है। तो ये कृषि वातावरणीय प्रभावों के कारण ही होती है। क्या आप बाजरे को जो अधिक वर्षा वाले स्थान पे उगा सकते हो? क्या आप चावल को पश्चिमी राजस्थान में उगा सकते हो? नहीं। तो ये क्या है, वातावरण द्वारा ही निश्चित की जाती है। तो इसी को वातावरण निश्चयवाद कहता है। देखिए क्या लिखा रहा है इसमें, पूर्वी भारत में चावल जूट, पश्चिमी उत्तरी भारत में गेहूं चना मटर तथा पश्चिमी राजस्थान में बाजरा ज्वार आदि फसलों का उत्पादन पर्यावरणीय निश्चयवाद के उदाहरण हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको परिवर्तित कर पाते तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद नहीं होता। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि प्रकृति मानव से बड़ी है, प्रकृति का मानव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दूसरी बात करते हैं हम, वर्षा न होने पर फसलें सूख जाती थी, अकाल का सामना करना पड़ता था। देखिए, जब एलन चर्चिल सैंपल और जब रेडजेल महोदय थे उस समय सिंचाई की इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज हम सबमर्सिबल पाइप देखते हैं, इसके अलावा बोरिंग ट्यूबवेल वगैरह, इसके अलावा हम कई प्रकार के नहरें देखते हैं, कई प्रकार के जो है सिंचाई के साधन आ चुके हैं, फव्वारा पद्धति वगैरह। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, वर्षा के ऊपर पूर्ण रूप से कृषि निर्भर थी। तो उन्होंने ये कहा कि प्राचीन काल में वर्षा न होने पर फसलें सूख जाया करती थी, जिस वजह से क्या होता था कि अकाल का सामना करना पड़ता था और फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता था। तो वर्षा न होने पर अकाल का पड़ना, फसलों का उत्पादन न होना, यह भी पर्यावरणीय निश्चयवाद का उदाहरण है। तीसरी बात क्या है, मानव के भोजन, वस्त्र और विभिन्न क्रियाकलापों को भी पर्यावरण द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, अभी कल हमने आपको बताया था कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अधिकतर लुंगी पहनते हैं। सफ़ेद लुंगी देखा था, लुंगी डांस वाला चेन्नई एक्सप्रेस। तो वहाँ के लोग जो है लुंगी पहनना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वहाँ उमस हमेशा रहती है समुद्र के किनारे वाले, क्योंकि आर्द्रता रहती है, आर्द्रता के साथ तापमान भी बड़ा उष्णकटिबंधीय वाला इलाका है, इस वजह से वहाँ उमस बनी रहती है। तो वहाँ के लोगों का सूती कपड़े अक्सर पहनते हैं। और आप उत्तर की तरफ चले जाइए, उत्तर की तरफ यानी कि शीत कटिबंध में, तो वहाँ के लोग आपको ऊनी कपड़े पहनेंगे। अफ्रीका में चले जाइए आप, बहुत कम कपड़े पहनते हैं लोग बाग। तो वहाँ लोगों के वस्त्र, भोजन देख लीजिए आप, समुद्र के किनारे रहने वाले मछलियों के ऊपर निर्भर करते हैं, मैदानों में रहने वाले कृषि उत्पादों के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा दूर दराज रेगिस्तानों में रहने वाले लोग पशुओं के मांस के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये सभी किस द्वारा नियंत्रित हो रहा है? पर्यावरण द्वारा, वातावरण द्वारा ही निश्चित होता है। तो इसी को वातावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। मानव के क्रियाकलाप भी उसी तरीके से होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी आदि के सामने मानव असहाय नजर आता है, यह भी वातावरणीय निश्चयवाद का उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण आज के वर्तमान के दौर में भी चल रहा है कोरोना महामारी। कोरोना एक वायरस आया है, प्राकृतिक आपदा इसको मान सकते हैं हम। तो इस प्राकृतिक आपदा के सामने मानव असहाय है अभी तक हमको इसका कोई वैक्सीन या टीका जो वास्तव में है वो अभी तक इसका नहीं मिला है। तो इसका मतलब अभी भी हमारे ऊपर क्या है, प्रकृति का दबाव है। प्रकृति हमको नियंत्रित कर सकती है। जब बाढ़ आती है, जब भूस्खलन होता है, जब बहुत भयंकर महामारी आती है, जब भूकंप आते हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो मानव उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन में वातावरण या कह सकते हैं कि पर्यावरण मनुष्य के ऊपर भारी पड़ता है। और यही क्या साबित करना चाहता है? यही वातावरणीय निश्चयवाद साबित करना चाहता है। यही रेडजेल ने समझाया था, यही हंटिंगटन ने समझाया, यही उसकी शिष्या ने समझाया, सैंपल ने, और अन्य विद्वान जो थे इसके समर्थक, जर्मन विद्वान, उन्होंने इसी विचारधारा का समर्थन किया और क्या कहा कि पर्यावरण द्वारा ही मानव को नियंत्रित किया जाता है, मानव पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकता। चलिए इसकी आलोचनाएं हम देख लेते हैं, इसके विपक्ष में क्या क्या बातें हैं।
आलोचनाएं देखें तो सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया मानव ने, और मानव ने अल्प वृष्टि के क्षेत्रों में भी फसलों का उत्पादन किया। मानव ने क्या है, सिंचाई सुविधाओं का जो है उपयोग किया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी फसलें उगा दी जहां फसलें उगाना या वर्षा नहीं होती थी, वहां असंभव माना जाता था, वहां भी मानव ने फसलें उगा दी। किस वजह से? सिंचाई कर करके। और अल्प वृष्टि जहां बहुत कम वर्षा होती थी वहां भी मानव ने फसलों का उत्पादन किया है। उदाहरण के रूप में आप पश्चिमी रेगिस्तान में चले जाइए, वहां इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कई प्रकार की फसलें पैदा की जा रही है। विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए मानव ने कई प्रकार के टीके विकसित कर लिए हैं। देखिए हमारे यहाँ पर हैजा एक बीमारी थी, इसके अलावा एक पोलियो करके एक बीमारी थी। वो बीमारी जो है बच्चों में पैदा होने के कुछ सालों बाद ही डेवलप हो जाती थी। तो उस बीमारी का मानव ने टीके का इजाद कर लिया है, उस टीके का। तो वो टीका बचपन में ही लगा दिया जाता है सही उम्र में, ताकि आने वाले समय में उसको इन बीमारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा कई सारी महामारियां हैं, कई सारी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों के मानव ने टीके विकसित कर लिए, इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह जो है मानव ने बना ली है, जिस वजह से उन बीमारियों से बचा जा सके। अभी आपकी महामारी चल रही है, वर्ल्ड पेंडेमिक, कोरोना महामारी अभी चल रही है, इसका भी टीका जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। तो मानव उससे भी बचने का तरीका तलाश कर लेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन जब पैदा होती है, अभी तो कौन सी कंडीशन है, प्रकृति के सामने हम ऐसा ही है, लेकिन जब मानव इसका टीका या वैक्सीन बना लेगा तो ये संभववाद विचारधारा कहलाएगी। ठीक है, संभववाद विचारधारा कहलाएगी। तो इसके विपक्ष की बात है, मानव ने विभिन्न प्रकार के प्रशीतकों का उपयोग किया। प्रशीतक कहते हैं ठंडा करने वाले साधनों को। वातानुकूलित यंत्रों का, वातानुकूलित कहते हैं एडजस्ट करने वाले के, यानी कि गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्मी करने वाले को। वातानुकूलित यंत्रों का आविष्कार करके स्वयं को अनुकूलित कर लिया है। उदाहरण के रूप में शीत प्रदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ हीटर का उपयोग करते हैं लोग बाग। ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, गर्म प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, वहाँ पे उपयोग करते हैं लोग बाग एसी का उपयोग करते हैं, कूलरों का उपयोग करते हैं। तो अपने आप को मानव अनुकूलित कर लेता है और जल्दी खराब होने वाली सामग्री को मानव लंबे समय तक रखने में कामयाब हो सका है। कुछ ऐसी सामग्रियां होती थी जिनको, जैसे मान लीजिए दूध होता है हमारा, दूध जो है 12 या 18 घंटे बाद अपने आप ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू कर देता है, लेकिन मानव ने प्रशीतकों के उपयोग से इसको 2 या 3 दिन की उसकी अवधि बढ़ा दी है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा कई प्रकार की जल्दी खराब होने वाली फसलों को, या कह सकते हैं सब्जियों को, या कहते हैं खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आप बर्थडे केक लेने जाते हो, बर्थडे केक जो बाजार में आप जन्मदिन मनाते हैं बर्थडे केक, वो बर्थडे केक 2 या 3 दिन में खराब होने वाला सामग्री, उसमें आता क्या है, वो नीचे आता है, वो क्या कहते हैं उसको, डबल रोटी की तरह। इसके अलावा उसके ऊपर पेस्ट आता है, वो सब जो है 2 या 3 दिन में खराब होने वाली सामग्री, लेकिन वो जो है उसके फ्रिजों में 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन रखे रहते हैं, तो वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वातानुकूलित यंत्रों के द्वारा मानव खाद्य सामग्री को लंबे समय तक। पेटीज लेने जाते हो आप, पेटीज भी कई दिनों के रखे रहते हैं, कुछ तो ताज़ा बनाते हैं लेकिन कई दिनों के रखे रहते हैं, उसको गर्म करके दे दिया जाता है। तो वो ये सब चीज़ें जो है मानव ने ईजाद कर ली है और प्रकृति को ऐसा ही प्रकृति के सामने अपने आप को बड़ा साबित किया है। पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान में नहरों द्वारा सिंचाई कर ली है मानव ने, कई प्रकार की फसलें वहाँ पे उगाई जा रही है। अब तो वहाँ पे जनसंख्या का बसाव भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। इसी तरीके से कई प्रदेशों में मानव ने जो है अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी होशियारी के साथ मानव ने जो है प्रकृति को बोना साबित कर दिया है। यही वातावरणीय निश्चयवाद की आलोचनाएं थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब संभववाद की विचारधारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी विचारधारा। दूसरी विचारधारा का नाम है वातावरणीय संभववाद। वातावरणीय संभववाद विचारधारा क्या कहती है और क्या नहीं कहती, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वातावरणीय संभववाद विचारधारा, पॉसिबलिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबलिज्म, यह विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा है। फ्रांसीसी विद्वान जितने भी हुए हैं उन सभी ने इस विचारधारा का समर्थन किया है, जिनमें लुसियन फेब्रे, विडाल डी लाप्लांस, जीन ब्रून्स वगैरह कुछ विद्वान महत्वपूर्ण हैं। इस विचारधारा के अनुसार क्या है, देखिए इसका जन्म जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है। 20वीं शताब्दी कौन सी, जो 20वीं शताब्दी कहते हैं 1901 से लेकर के 2000 तक की, उसके दौरान यानी कि उसके पहले काल में, पूर्वार्ध कहते हैं शुरुआत में, यानी कि 1900 से लेकर के 1920-25 के आसपास इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। और इस विचारधारा के जनक कौन थे, विडाल डी लाप्लांस।
विडाल डी लाब्रांस प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलविद है, मानव भूगोलविद। और संभववाद शब्द जो है ये लुसियन फेब्रे ने दिया था सबसे पहले। लुसियन फेब्रे ये भी फ्रांस के विद्वान हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना है, इसके जन्मदिन, इसका जो है विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। शब्द किसने दिया था? लुसियन फेब्रे ने। विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विडाल डी लाब्रांस। देखिए इसमें क्या कहते हैं ये, संभववादी विचारकों के अनुसार प्रकृति ने, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति ने प्रत्येक क्षेत्र में, हर जगह पर मानव के लिए कुछ संभावनाएं निश्चित की है। संभावनाएं क्या की है? निश्चित की है या प्रस्तुत की है। उन संभावनाओं को मानव अपनी इच्छानुसार उपयोग करके अपने जीवन के ढंग को और अपने आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित कर सकता है। मानव के सामने कई सारी संभावनाएं मौजूद है इस प्रकृति में। हर क्षेत्र पर मानव अपनी इच्छा के अनुसार और अपने जीवन जीने के ढंग के अनुसार उनको निश्चित कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ संस्कृति के निर्माण में भी मानव वर्ग की पसंद और जीवन मूल्य आदि के आधार पर मानव कर सकता है। मानव अपनी संस्कृति है उसका निर्माण भी अपने जीवन के मूल्यों के आधार पर कर सकता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कई जैसे उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं। उत्तर भारत में रहने वाले लोग जैसे वैसे तो जमीनी समतल सतह पर रहते हैं, लेकिन मानव अपनी पसंद के अनुसार, जरूरी है कि समतल सतह पर रहने वाले लोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में फसलों को यूज लें। क्या वो मांस नहीं खा सकते? क्या वो मछली नहीं खा सकते? तो वहाँ के लोग जो है समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के कल्चर के अनुसार भी अपना खान पीन और अपने भोजन को और अपने वस्त्रों को और अपनी संस्कृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं मानवीय इच्छा के अनुरूप। ठीक है ना? प्रकृति ने हर जगह संभावनाएं मौजूद कर रखी है। प्रकृतिवाद विचारकों का क्या कहना था कि मानव को उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन संभववादी विचारकों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मानव अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन करके अपनी पसंद के अनुसार जीवन यापन कर सकता है। संभववादी विचारकों में विडाल डी लाब्रांस के विचारों के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं प्रकृति में देखी जाती है, मानव जो भी करता है, जो भी कुछ करता है, वह प्राकृतिक शक्तियों के चौखटे में, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के अंदर, प्राकृतिक शक्ति हमको चारों ओर देखें तो ये प्राकृतिक शक्तियां हमको नजर आती है, इसके चौखटे में, यानी कि इसके अंदर मानवीय सूझ और गति का परिणाम है। जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हमको दिखाई दे रहे हैं ये प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं है, ये मानवीय सूझ यानी कि मानवीय समझ और मानवीय गति का परिणाम है। जैसे देखते हैं हम कई सारे क्षेत्र में, अभी हमारे यहाँ तो ये गांव वाला क्षेत्र है, लेकिन हम शहरों वाले क्षेत्र में जाते हैं तो प्राकृतिक वातावरण चारों तरफ दिखाई देता है, लेकिन मानवीय सूझ और मानवीय समझ के अनुसार के मुताबिक कई सारी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमको दिखाई देती है, मॉल दिखाई देते हैं, पार्क दिखाई देते हैं, वो सब मानव ने बनाए हैं, ना कि प्रकृति ने। ठीक है ना? तो उसी बात को कह रहे हैं ब्लांच महोदय, क्या कह रहे हैं कि अपने विचारों के अनुसार विभिन्न प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं जो देखी जाती है वो प्राकृतिक चौखटे के अंदर कर मानवीय सूझ और गति का परिणाम है। ब्लांच ने अपने प्रमुख ग्रंथ, इसके प्रमुख ग्रंथ का नाम ये भी याद कर लीजिए आप, दूसरा ग्रंथ इसका है ज्योग्राफी यूनिवर्सल में 6 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जो मानवीय संभववाद की झलक को प्रस्तुत करते हैं। 6 सिद्धांत कौन कौन से? ये 6 सिद्धांत है। पहला है पार्थिव दृश्यों की एकता। इसके अंतर्गत जो भी पर्यावरण में हमको दिखाई देता है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। जो भी हमको दिखाई देता है, यानी कि जैसे हमको कोई एक क्षेत्र दिखाई देता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत हमको सड़क दिखाई देती है, सड़क के अलावा हमको जो है बिल्डिंगें दिखाई देती है, भवन दिखाई देते हैं, स्कूल दिखाई देते हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। उस सड़क से कौन जाएगा? उस सड़क से बच्चे स्कूल में भी जाएंगे, मकानों में भी जाएंगे, बिल्डिंगों में जाएंगे, मॉल में भी जाएंगे, और जो वहाँ का भौतिक पर्यावरण है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो यही उन्होंने समझाया, पार्थिव दृश्यों की एकता। जो भी हमको दिखाई देता है उनमें एकता पाई जाती है, यानी कि वो सब एक ही होते हैं। दृश्यों का परिवर्तनशील योग और उनका परिवर्तन, जैसा कि संसार की विभिन्न प्रकार की जलवायु में देखा जाता है। देखिए, दृश्यों का परिवर्तनशील योग यानी कि संसार में जितने भी दृश्य हैं वो दिन पे दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। क्या मुंबई आज जिस तरीके की मुंबई हमको दिखाई देती है, क्या 50 साल पहले मुंबई वैसी थी? क्या आज हमको हमारे आसपास की जो भी कल्चर है, जो भी हमारा आसपास का वातावरण जैसा दिखाई देता है वैसा था? नहीं था। तो वो दृश्यों की परिवर्तनशीलता, वहाँ के दृश्य बदलते गए। आज से 20 साल पहले हम देखते हैं कि हमारे घरों में या हमारे घरों के आसपास जितने भी घर होते थे उन सभी घरों में एक एक पेड़ तो जरूर पाया जाता, आंगन में एक पेड़ जरूर पाया जाता था।
लेकिन क्या वर्तमान में किसी के घर में पेड़ है? छोटे छोटे पौधे जरूर लगा लेते हैं गमलों में, या मटकी को आधी तोड़ करके उसमें मिट्टी भर करके पौधे लगा के खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में ये है वो है। ठीक है, तो प्राचीन काल में सभी घरों में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, पेड़ के नीचे लोग रहा करते थे, दिन भर पेड़ों के नीचे बीतता था, कुछ लोगों की शाम रात पेड़ों के नीचे बीतती थी, लेकिन वर्तमान में वैसा नहीं है। तो दृश्य परिवर्तनशील हो गया, पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है आज हमारे घरों के अंदर। तो दृश्यों का परिवर्तनशील, उनका परिवर्तन संसार की विभिन्न प्रकार की जलवायु में, सभी प्रकार की जलवायु में ऐसा देखा जाता है आमतौर पर, हमारे यही नहीं विश्व की सभी प्रकार की जलवायु में आज मानव ने दृश्यों में परिवर्तन किया है। और भूगोल का संबंध तीसरा क्या है? भूगोल का संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी 6 तत्वों का योग होता है। ये जितने भी 6 तत्व है, इन सभी तत्वों का योग भूगोल का जो है, भूगोल का संबंध होता है इनसे, इन सभी 6 तत्वों से। दृश्यों का वर्गीकरण करने, उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जा सकता है। देखिए, किसी भी प्रकार के दृश्य को हम देखते हैं आज के वातावरण में, तो उनका जब हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे तो जरूरी नहीं हम जो है प्रकृति के अनुसार ही उसकी व्याख्या प्रस्तुत करें, हम उसकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा किसका कहना है? विडाल्डी लाब्लांश का। मानव द्वारा वातावरण में किए गए परिवर्तनों की पहचान आवश्यक है। मानव द्वारा वातावरण में किए गए परिवर्तनों की पहचान आवश्यक है। मानव वातावरण के अंतर्गत जो भी परिवर्तन करता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये मानव द्वारा वातावरण में किया गया परिवर्तन है, तो इनकी पहचान करना आवश्यक है। हमको जो आजकल जो है एलर्जी वाली जो खुजलियां चल रही है, चारों तरफ मनुष्य यूँ खुजाता रहता है, ये किसका परिणाम है? स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं। ये स्किन कैंसर मानव द्वारा जो है उत्सर्जित की गई CFC गैस, उसके परिणाम स्वरूप जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, ये उसी का परिणाम है। तो इनको पहचानना आवश्यक है, वही विडाल्डी लाब्लांश कहना चाहते हैं। और आखिरी बात इन्होंने क्या बोली कि वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और भेदों को समझना आवश्यक है। वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों को समझना आवश्यक है, उनके भेदों को समझना आवश्यक है। जैसे कि पृथ्वी तल पर वनस्पति की कुछ पेटियां पाई जाती है, उनमें निवास करने वाले कुछ लोगों का अनुकूलन। वनस्पति की पेटियां जैसे सवाना वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, इनमें जो लोग रहते हैं वो लोग अपने आप को किस तरीके से अनुकूलित कर पाते हैं, उनका अध्ययन करना विडाल्डी लाब्लांश के अनुसार आवश्यक है। तो ये विडाल्डी लाब्लांश के अनुसार था। इसके बाद संभववाद को हम इन्हीं के शिष्य जीन ब्रुंस के अनुसार देखेंगे। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जीन ब्रुंस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को देखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो जीन ब्रुंस महोदय के अनुसार, जीन ब्रुंस महोदय ने भी जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या बताया है कि वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको मनुष्य आसानी से सह नहीं सकता, आसानी से सह नहीं पाता। तो मनुष्य लगातार उनमें परिवर्तन करता रहता है। ऐसा किसने कहा है? जीन ब्रुंस ने। जीन ब्रुंस की एक पुस्तक आई थी 1910 में, जिसमें कहा था इन्होंने, जीन ब्रुंस की एक पुस्तक आई थी 1910 में। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, इनकी पुस्तक का नाम है। उसमें इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से सहन नहीं कर सकता, बल्कि उसमें परिवर्तन कर सकता है। वातावरण में परिवर्तन करना ही संभववाद एक तरीके से कहा जाए तो, और वातावरण को चुपचाप सहना वो प्रकृतिवाद है। जीन ब्रुंस ने भी पार्थिवता की बात का समर्थन किया है जो विडाल्डी लाब्लांश ने कही थी। उनका मानना है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ इतनी सीमित नहीं है कि मानव अपनी छांट के अनुसार उसमें उसका उपयोग ना कर पाए। पृथ्वी पर ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है कि इतनी सीमित नहीं है कोई सी भी चीज़ कि मानव अपनी पसंद के अनुसार, अपनी छांट के अनुसार उसका उपयोग नहीं कर पाए। यानी कि हर चीज़ में मानव अपनी पसंद चुन सकता है और अपनी पसंद के अनुसार उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, काम में ले सकता है। अन्य भूगोलवेत्ताओं में ब्लेंचार्ड, डिमांजिया, ईसा बुमेन, लुसियन फेब्रे आदि विद्वानों ने भी संभववाद विचारधारा का समर्थन किया है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। संभववाद विचारधारा ये थी हमारी। आज के लिए आपका वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, बहुत ज़्यादा लिखने की चीज़ें थी, इसलिए हमने आज आपको बोर्ड पे लिख करके समझाया है। अगर हम लिखते चलते उसको तो हमारा वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इस वजह से आपके वीडियो को कम स्ट्रेंथ करने के लिए हमने ऐसा किया था। कल हम पढ़ेंगे ये संभववाद विचारधारा के पक्ष और विपक्षों को, और उसके साथ साथ हम नवनिश्चयवाद विचारधारा को भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि कल आपका जो है ये चैप्टर
क्लोज हो जाए, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आप सभी घर पे स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने काम को अंजाम देते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।